स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है आरबीएससी क्लास 10 का चैप्टर 4 इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। हम इसका रिवीजन करेंगे। हिंदी में हमारी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? हिंदी। ठीक है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये देखो हमारा चैप्टर है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्यतः इन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। पहले तो हम इसके बारे में समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, परिचय। फिर प्रतिजन व प्रतिरक्षी की परिभाषा, प्रकार व संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है रक्त एवं रक्त समूह यानी ब्लड एवं ब्लड ग्रुप, इनको पढ़ेंगे। चौथा कारक है RH फैक्टर, चौथा बिंदु है RH फैक्टर। पांचवा बिंदु है रक्तदान और छठा बिंदु हमारा रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व, ये इस बिंदु में ही देखेंगे। ठीक है। और सातवां और आखिरी है अंगदान व देहदान। ये बिंदु इस चैप्टर के अंतर्गत है, इनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। लेकिन अब इस चैप्टर के परिचय की तरफ आज इस वीडियो में परिचय देखेंगे। ठीक है। तो इसमें प्रतिरक्षा और उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस पेज में। ये देखो प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा और विज्ञान। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना, इम्यूनो और लॉजी। इम्यूनो का अर्थ होता है प्रतिरक्षा और लॉजी का मतलब है अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा का अध्ययन करते हैं, उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत हम प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र को शामिल करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रतिरक्षा क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा शब्द से अर्थ पे जाने की कोशिश करेंगे। प्रतिरक्षा, प्रति का मतलब होता है विरुद्ध, रक्षा यानी रक्षा करना, यानी कि बाह्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा करना प्रतिरक्षा कहलाता है। रोगाणुओं या रोग कारकों से लड़ने की क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है या प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा क्यों पाई जाती है? क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, उसकी वजह से प्रतिरक्षा पाई जाती है। ये देखो प्रतिरक्षा तंत्र होने की वजह से प्रतिरोधक क्षमता है, और ये प्रतिरोधक क्षमता जन्म से पाई जाती है और जन्म के बाद से भी मिलती है। जो प्रतिरक्षा जन्म से पाई जाती है उसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, और जो जन्म के बाद में मिलती है उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है। इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं कि हम प्रतिदिन बहुत सारे जीवाणु, रोगाणु इनके संपर्क में आते हैं जो बाह्य रोगजनक है, लेकिन ये सभी रोगाणु या रोगजनक हमें प्रभावित नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बीमार या रोगग्रस्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं हम बीमार क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास प्रतिरोधक क्षमता है, इन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता है, और ये क्षमता में प्रतिरक्षा तंत्र से मिलती है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है। अब प्रतिरक्षा तंत्र, ये देखो इसमें लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और ब्लड यानी रक्त और लसिका, इनसे मिलकर ये प्रतिरक्षा तंत्र बना है। ठीक है। अब इस प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत प्रतिरक्षात्मक अंग पाए जाते हैं जो कि हमें बाह्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं, जैसे अस्थि मज्जा, बोन मेरो, लसिका परव, लिम्फ नोड्स, थाइमस, लीवर यानी यकृत, ये सभी हमें बाह्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये प्रतिरक्षात्मक अंग हो गए। अब हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा दो प्रकार से काम करती है। ठीक है। एक प्रतिरक्षा है जो जन्म से ही पाई जाती है, उसे बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी
जो जन्म के बाद में उपार्जित की जाती है उसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड डिफेंस। ठीक है, और पहले वाले जन्मजात जो उसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा या इनेट डिफेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा के बारे में देखते हैं। ये देखो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा का मतलब है कि हमें बाह्य रोगाणुओं से या रोगजनकों से रक्षा करना। ठीक है, इसे इनेट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इनेट डिफेंस या इनेट इम्यूनिटी। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। ठीक है, अभी देखो स्वाभाविक प्रतिरक्षा देखते हैं पहले प्रकार वाली। इसे हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये जन्म से ही विद्यमान होती है। यह प्रतिरक्षा हमें अपनी माँ से मिलती है। शिशु को अपनी माँ से ही मिल जाती है ये प्रतिरक्षा, जन्म से ही, यानी जन्म से पहले ही ये मिल जाती है। ठीक है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा या सामान्य प्रतिरक्षा, इसी का नाम है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा को ही प्राकृतिक प्रतिरक्षा और सामान्य प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली प्रतिरक्षा होती है। ये अविशिष्ट प्रतिरक्षा, ये अविशिष्ट होती है। अविशिष्ट का मतलब है कि ये किसी एक विशेष प्रकार के रोगाणु से ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के रोगाणुओं से हमें बचाती है तथा समान रूप से कार्य करती है। ठीक है, यानी कि ये अविशिष्ट है। विशिष्ट होती तो केवल एक ही प्रकार के रोगाणुओं से हमें बचाती, लेकिन अविशिष्ट होने का मतलब है कि ये सभी प्रकार के जो बाह्य रोगाणु उनसे हमारी रक्षा करेगी। ठीक है, और ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा अवरोधकों से मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत सारे अवरोधक हैं जो कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं, जैसे भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध। इन सबको हम देखते हैं, ये अवरोध मिलकर स्वाभाविक प्रतिरक्षा बनाते हैं। जैसे भौतिक अवरोध के अंतर्गत त्वचा, हमारी स्किन, ये केराटिनीकृत होती है हमारी स्किन, जो बाह्य रोगाणुओं को अंदर आने से बचाती है। ये बाह्य रोगाणुओं से हमारी रक्षा करती है। दूसरा देखते हैं, नासिका छिद्र व अन्य अंग, उनमें सील या फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि हमें बाह्य रोगाणुओं से बचाने में सहायता करते हैं। श्लेष्मा उपकला, हमारे जो श्वसन तंत्र होता है उसमें श्लेष्मा का स्राव होता है, जिससे नाक से श्लेष्मा का स्राव होता है। ये श्लेष्मा में बाह्य रोगाणुओं से बचाने में सहायता करती है। और हमारे जो आहार नाल है उसमें भी श्लेष्मा का स्राव होता है। ये श्लेष्मा में बाह्य रोगाणुओं से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अवरोध है रासायनिक अवरोध, यानी ये विशेष केमिकल पदार्थ होते हैं जो कि बाह्य रोगाणुओं से हमें बचाते हैं, बाह्य रोगाणुओं के प्रति अवरोधक का काम करते हैं। जैसे आमाशय से निकलने वाला HCl अम्ल रोगाणुओं से हमें बचाता है। ठीक है, भोजन में आने वाले रोगाणु यहाँ पर इस अम्ल की वजह से निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और योनि का अम्लीय वातावरण बाह्य रोगाणुओं से बचाता है। देह तरल, हमारे शरीर से निकलने वाले तरल जैसे लार, आंसू, पसीना, ये सभी हमें बाह्य रोगाणुओं से बचाने में सहायक है। लार और आंसुओं में एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध, विभिन्न ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो हमारे शरीर में यदि कोई रोगाणु प्रवेश कर जाए तो उसको खा जाती है, यानी भक्षक कर जाती है। उन्हें भक्षक कोशिकाएं बोलते हैं, जैसे माँ भक्षकाणु, मैक्रोफेज। ठीक है, और हमारे ब्लड में पाए जाने वाले मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल, ये भी प्रतिरक्षा का निर्माण करती है बाह्य रोगाणु या रोगजनकों पर अटैक करके। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है हमारा साइटोटॉक्सिक सेल्स, यानी हमारे शरीर में साइटोटॉक्सिक सेल्स पाई जाती है, जैसे प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। ये प्राकृतिक रूप से बाह्य रोगाणु को मारने का काम करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारा जवर में सूजन। जवर यानी बुखार के अंदर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है ना शरीर का,
उससे बाह्य रोगाणु या रोगजन मर जाते हैं, यानी उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये बुखार भी प्रतिरक्षा तंत्र में ही शामिल है। ठीक है, सूजन यानी इन्फ्लामेशन, यह भी स्वाभाविक प्रतिरक्षा का निर्माण करने में सहायक है। अब यह हो गई हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। ठीक है, अब हम देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा को एक्वायर्ड डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये प्रतिरक्षा जन्म के बाद में मिलती है, ये पहले से विद्यमान नहीं होती। जैसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा में तो जन्म से ही प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जन्म से प्रेजेंट नहीं होती है। ये इसे अनुकूली प्रतिरक्षा या एडेप्टिव, यानी ये जन्म के बाद में बाहर से एडेप्ट की जाने वाली प्रतिरक्षा है। ठीक है, और ये प्रकृति में स्पेसिफिक होती है यानी विशिष्ट होती है। ये केवल एक किसी विशेष प्रकार के रोगाणु से ही हमें बचाएगी, किसी विशेष रोगाणु या सूक्ष्म जीव के प्रति अत्यंत विशेष होती है। और वो इन्नेट प्रतिरक्षा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा हमें सभी प्रकार के बाह्य रोगाणु से बचाती थी, लेकिन यह प्रतिरक्षा सिर्फ किसी विशेष प्रकार के एक रोगाणु या सूक्ष्म जीव से ही हमें बचाएगी, उसके प्रति ही संवेदनशील होती है। ठीक है, वो प्रतिरक्षा बैरियर से मिलकर यानी अवरोधकों से मिलकर बनी होती है, और यह प्रतिरक्षा एंटीबॉडी से मिलकर बनी होती है। यानी कि जब कोई बाह्य रोगाणु या रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उपार्जित प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ये देखो, इसमें प्रतिजन व प्रतिरक्षी के बीच विशेष क्रिया होती है। प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इनके मध्य क्रिया होती है। एक दूसरे के समझ सकते हैं वही एक दूसरे के विरोधी होते हैं यानी दुश्मन होते हैं। ठीक है, इनको हम आगे, इनका अलग से टॉपिक आएगा, वहाँ पर इनको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये देख लेते हैं। और उपार्जित प्रतिरक्षा, कोशिका मादित प्रतिरक्षा, इसमें कोशिका मादित प्रतिरक्षा और तरल मादित प्रतिरक्षा शामिल है। कोशिका मादित प्रतिरक्षा टी लिम्फोसाइट कोशिका से बनती है, और तरल मादित प्रतिरक्षा प्लाज्मा सेल से बनती है, जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो पहले तो ये उपार्जित प्रतिरक्षा यानी कि हमें बाहर से ही ये प्रतिरक्षा हमारे अंदर, ये जन्म के बाद में ये प्रतिरक्षा का निर्माण होगा। तो देखो, ये दो प्रकार से हो सकता है। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि जब कोई बाह्य रोगाणु यानी प्रतिजन या रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, और शरीर में प्रवेश करने के दौरान हमारा शरीर सक्रिय रूप से स्वयं एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का निर्माण करेगा, तो उसे बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। यह विशेष प्रक्रिया है या विशिष्ट प्रक्रिया है। इसमें देखो, प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो शरीर में प्रवेश करने में हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होकर स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। अब देखो, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है कि ये सक्रिय नहीं होती यानी निष्क्रिय रहती है, यानी बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे शरीर में डाली जाती है। ठीक है, प्रतिजन के विरुद्ध बनी बनाई प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी शरीर में डाल दिए जाते हैं। इसमें शरीर प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं करता, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडी डाली जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण समझते हैं, डिप्थीरिया और टिटेनस के टीके, यानी कि जैसे टिटेनस का टीका लगाया जाता है ना, ये एंटीबॉडी बनी बनी एंटीबॉडी होती है जो हमारे शरीर में डाली जाती है। ठीक है, ये हो गई उपार्जित प्रतिरक्षा। इन क्वेश्चन यहाँ से इनमें अंतर से आ सकता है भाई, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ठीक है, और सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से समझ गए होंगे। थैंक यू।